तो ये क्वेश्चन करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ, है ना, ये टर्म दे रखे हैं अपने को, ढेर सारे ब्रैकेट्स दे रखे हैं। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मली जब भी अपन अटेम्प्ट करते हैं तो हमारी पहली कोशिश क्या होती है कि भाई दो ब्रैकेट्स को यदि हम मर्ज कर दें, ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर दें, है ना, कुछ फैक्टराइज कर दें ताकि बाद में मर्ज हो जाए। तो इसमें जो ब्रैकेट्स दे रखे हैं, है ना, उसमें ये पॉसिबल लग नहीं रहा, ना तो कोई दो ब्रैकेट्स मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। मर्ज होने मतलब जैसे, है ना, इस तरह का कहीं एक्सप्रेशन आपको दिख जाए a प्लस बी, a माइनस बी, तो इनको आप मर्ज कर सकते हैं। और ना ही, है ना, ये सारे ब्रैकेट जो हैं फैक्टराइज हो रहे हैं, तो इनको सिंप्लीफाई करना मुश्किल है। तो इस वाले केस में तो सिंपल हमको x टू द पावर 9 के कोएफिशिएंट्स एक्चुअली काउंट ही कर लेने पड़ेंगे, ठीक है, और कोई चारा ही नहीं। बाइनोमियल थ्योरम वाला एलिमेंट तो नहीं आएगा इसमें, है ना, सीधा ही काउंट करेंगे अपन। तो करते हैं, काउंट करते हैं, है ना। और पर इस तरह के क्वेश्चन में बस गलती होने का चांस रहता है, तो अपन कोशिश करेंगे गलती नहीं हो। तो इस तरह के मल्टीपल ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। तो इसमें क्या करते थे अपन, हर ब्रैकेट में जो x का पावर है उसको अपन लिख लें। पहले ब्रैकेट में जो x के पावर है क्या है, 0 और 1, दूसरे में 0 और 2, तीसरे ब्रैकेट में 0 और 3, ठीक है। अच्छा, ये मैं 0 से मैं 9 तक लिख देता हूँ, क्योंकि 9 तक के पावर्स अपने लिए रेलेवेंट है। तो 04, 05, 06, 07, 08 और 09, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जितने टर्म्स हैं वो हमारे लिए रेलेवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि 0, 10 ऑनवर्ड्स जो है वो पावर यदि इनमें से किसी भी पावर के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो वो x टू द पावर 9 को एक्सीड कर जाएगा, है ना। तो हमको फर्क नहीं पड़ता है, इसके बाद चाहे जितनी टर्म्स हों, ये लास्ट टर्म जरूर मैं लिख देता हूँ 0, 100, ठीक है। पर वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, 0, 10 से लेकर के 0, 100 हमारे लिए रेलेवेंट नहीं। तो अब अपन देखते हैं ये जो पहले 9 ब्रैकेट्स जो आ गए, इसमें कौन सी टर्म किसके साथ में मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास में x टू द पावर 9 का पावर आएगा, ठीक है। तो करते हैं। तो पहला केस क्या हो गया कि भाई पहले 8 ब्रैकेट का तो 0th पावर, ये 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी ये सारे तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएं, और फिर वो वाली टर्म जो है वो x टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो x टू द पावर 9 आ गया। और बाकी सारे ब्रैकेट्स में जो 1 है ना, उससे मल्टीप्लाई हो जाए वो टर्म, ठीक है। तो बेसिकली, है ना, मैं पावर्स लिख रहा हूँ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और 9, ठीक है। तो एक तो ये वाला केस हो गया। दूसरा केस लिखते हैं, पहले वाले ब्रैकेट में x की पावर 1, तो एक केस जिसके थ्रू हमको x टू द पावर 9 का पावर आ सकता है, इन सारे ब्रैकेट्स में तो हमको 1 से मल्टीप्लिकेशन हो, ये जो 8वां ब्रैकेट है उसमें x टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई हो जाए, और बाकी जितने हैं ना 1 से मल्टीप्लाई हो जाए। इसके बाद वाले भी जितने ब्रैकेट हैं सब 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट केस इसी तरह से, पहले दो ब्रैकेट्स का 0 0 वाला केस तो अपन देख ही चुके हैं। तो अब सेकंड ब्रैकेट से मैं 2 ले रहा हूँ, 2, ठीक है, 0 0 0 0 7 0 0, ठीक है। अब तीसरे वाले ब्रैकेट से 3 लेते हैं, 3, और फिर एक 6 ढूंढ करके 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी 1, ठीक है। फिर अब 4 लेते हैं, फिर हमको 5 चाहिए, 5 ले लिया और बाकी सारे ब्रैकेट से 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। पांचवें ब्रैकेट के लिए कर नहीं सकते हैं कि भाई पहले 4 तो अपन 0 कर लें, पांचवें ब्रैकेट से यदि हम 5 ले लेते हैं तो उसके बाद के ब्रैकेट्स में तो जितने x के पावर मिलेंगे वो तो 5 से ज़्यादा ही मिलेंगे, ठीक है। तो x टू द पावर 5 यदि उससे मल्टीप्लाई हो गया तो वो 9 से ऊपर चला जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस जहाँ पे हमने 2 केस लिए x के पावर्स के, वो तो यहीं खत्म हो जाता, ठीक है। अब 3 केस लेते हैं, तो पहले वाले ब्रैकेट से हमने x टू द पावर 1 ले लिया, दूसरे वाले ब्रैकेट से हमने x टू द पावर 2 ले लिया, और फिर उसके बाद में हमने 6 ले लिया, है ना, 0 0 0 6 0 0 0, है ना। एक ये हो गया, ठीक है। ये अपने को ना देख करके लगता है कि इस तरह के बहुत ढेर सारे केस निकल जाएंगे, बहुत ढेर सारे केस निकलते नहीं है कि नहीं। और मतलब ढेर सारे केस यदि निकलेंगे जैसे 25 26, तो वो जेई में उस तरह का प्रॉब्लम आएगा भी नहीं, है ना। वो दे नो कि भाई 8 9 तक तो हम काउंट कर सकते हैं, उसके बाद में हमारे पास टाइम भी नहीं। फिर इसके बाद में अच्छा 1 2 कर दिया, अब इसके बाद में 1 3 करते हैं, 1 0 3, ठीक है, 4 ये हो गया, और फिर हमने 5 ले लिया, ठीक है।
अब 1 4 है ना, 1 4 हम कर सकते हैं क्या? 1 4 हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 4 यदि करेंगे तो उसके बाद के जितने ब्रैकेट्स हैं उनके पावर्स जो हैं 5 या 5 से ऊपर है ना, तो वो x⁻10 या उसके ऊपर उसका पावर चला जाएगा। ठीक है, तो 1 5 हो नहीं सकता है, मतलब ये 1 4 हम ले नहीं सकते हैं। तो 1 से शुरू होने वाले है ना, बस यही 2 केस हुए। ठीक है, अब 2 से शुरू करते हैं, है ना, 0 2, इस वाले से हमने 3 के पावर वाला x ले लिया, है ना, और फिर यहाँ से x⁴ ले लिया, और बाकी केस में 1। ठीक है, एक केस ये हो गया। अच्छा, अब आप देखें, हम ये वाला केस नहीं ले सकते हैं 2 ले करके, और हम यहाँ पे 3 ना लें, यहाँ पे 4 ले लें। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है वो x का कौन सा पावर अवेलेबल मिल रहा है हमको? 5 मिल रहा है। ठीक है, और ये जो है वो x⁹ से ऊपर चला जाएगा, तो इसको ले नहीं सकते हैं। अच्छा, अब देखें, हम 3 से शुरू कर सकते हैं क्या? है ना, तो यदि हम 3 से शुरू करते हैं तो नेक्स्ट सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 4, है ना, और इसके बाद वाले जितने पावर्स हैं वो तो 4 से ज़्यादा ही हैं। ठीक है, तो कोई भी पावर यदि हम लेंगे तो x⁹ से एक्सीड कर जाएगा। 3 भी नहीं ले सकते, तो 3 नहीं ले सकते तो ऑब्वियसली उसके बाद 4 5 6 है ना, वो सब तो अपन ले ही नहीं सकते। तो यही सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पे x⁹ आ रहा है, और हर x⁹ के साथ में कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट तो 1 ही है। ठीक है, यहाँ पे x⁹ कोएफिशिएंट 1, x⁹ कोएफिशिएंट 1, है ना, सभी केसेस में कोएफिशिएंट 1 ही है। तो सारे कोएफिशिएंट्स को अपन ऐड कर दें, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, तो 8, तो ये आपका आंसर कोएफिशिएंट ऑफ x⁹ जो है वो 8 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन करते हैं, द कोएफिशिएंट्स ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ, है ना, ये एक्सप्रेशन आर इन रेशो, n की वैल्यू पता करनी है अपने को। तो इसमें 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म जो हैं वो अपन ले लेते हैं, एक तो r-1 की ले ली, एक r और एक r+1। ठीक है, ये 3 टर्म अपने ले ली। ठीक, तो फर्स्ट 2 टर्म्स का रेशो क्या है? 10/5, है ना, 2 दे रखा है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स इस वाली सीक्वेंस में फर्स्ट 2 टर्म्स, तो n+5 CR अपॉन n+5 CR-1, ये कितना दे रखा है अपने को? ये 10/5 दे रखा है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? n+5 फैक्टोरियल अपॉन n+5 माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी? n+5 फैक्टोरियल n+5 माइनस r+1, ये r-1 है, r-1 फैक्टोरियल इंटू r-1 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया? ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गई, r फैक्टोरियल r-1, नीचे क्या रह गया? r रह गया, और n+5 माइनस r और n+5 माइनस r+1, तो ऊपर क्या आ गया अपने पास में? n माइनस r+6, है ना, बेसिकली ये वाली टर्म, और बाकी वाला पोर्शन जो है वो इससे कैंसिल आउट हो गया। और ये हमको किसके बराबर दे रखा है? 2 के बराबर दे रखा है। तो हमारे पास में क्या इक्वेशन आ गई? n माइनस 3r+6 = 0, है ना, एक इक्वेशन तो ये आ गई, है ना, मतलब। अच्छा, बाकी के 2 टर्म्स का रेशो देख लेते हैं, है ना, इसका और इसका, वो कितना दे रखा है? 14/10 दे रखा है आपको, 14/10 मतलब 7/5, और ये किन टर्म्स का है? n+5 CR+1 अपॉन n+5 CR। इसी तरह से सिंप्लीफाई कर लें इसको भी, n+5 फैक्टोरियल अपॉन n+5 माइनस r-1 फैक्टोरियल इंटू r+1 फैक्टोरियल इंटू n+5 फैक्टोरियल n+5 माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, इस केस में भी ये कैंसिल आउट हो गया, और अपने पास में क्या बच गया? नीचे तो r+1 बच गया, है ना, ये वाला, बाकी इससे कट गया, और ऊपर जो है वो n+5 माइनस r बच गया। ठीक है, और ये किसके बराबर है? ये 7/5 के बराबर है ना, 14/10। इससे एक और इक्वेशन आ जाएगी अपने पास में, क्या इक्वेशन आ जाती है? 5n माइनस 5r प्लस 25 = 0, है ना, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। तो 2 इक्वेशंस आ गई अपने पास में, है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसको आप सॉल्व कर लें तो n की वैल्यू 6 आ जाती है, r की वैल्यू 4 आ जाती है ना, तो ये आपके आंसर
हमको तो n की वैल्यू चाहिए, तो n जो है वो 6 है ना? ये आपका आंसर।